नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और प्रतापगढ़ में 2 मौलवियों की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अब इसे लेकर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इन हत्याओं पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हाल के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। उन्होंने इसके लिए आरएसएस पर निशाना साधा। पंजाब में कैबिनेट में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। गुरमीत सिंह के सांसद बनने के चलते उनका मंत्री पद खाली हो रहा है। इस पद की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाएगी। पूरी कैबिनेट में फेरबदल की कोई तैयारी नहीं है। केजरीवाल और सीएम मान की मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कैबिनेट में बदलाव होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे सिरे से नकार दिया है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ आज से हो रहा है। हवाई यात्रा के रूट में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को शामिल किया गया। हालांकि पहले चरण में इसकी शुरुआत आज से जबलपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा और रीवा, सिंगरौली के बीच हवाई यात्रा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो वहीं कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया है। पीके मिश्रा की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या फिर अगले आदेश तक रहेगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक उनको वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने आज राजधानी में पानी के संकट के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी सुनवाई में दिल्ली सरकार से पूछा था कि पानी के दुरुपयोग के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। आज डिटेल में दिल्ली सरकार ने उन कदमों की जानकारी दी है। केंद्र सरकार के विकसित भारत मिशन अंतर्गत विकसित राजस्थान 2047 अभियान के तहत जनजाति उपयोजना क्षेत्र का विजन दस्तावेज तैयार करने को लेकर बैठक हुई। इसी में विकसित राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में 14 सेक्टर तय किए गए, जिसमें सामाजिक संरक्षण के तहत जनजाति कल्याण को शामिल किया गया। जनप्रतिनिधियों और हितधारकों के सुझाव के आधार पर 30 जून तक विजन दस्तावेज तैयार कर राज्य में भेजे जाएंगे, जहाँ से केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। गुजरात की बनासकांठा सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस नेता गेनीबेन ठाकर ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। वो गुजरात के वाव सीट से विधायक थी। गेनीबेन ने विधानसभा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें गेनीबेन गुजरात से कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद हैं। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कुमारी शैलजा ने प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में उनकी पार्टी की सरकार बनना तय है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोगों की शिकायतों पर ध्यान देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों में कहीं भी हो रहे अवैध निर्माणों में तुरंत रोक लगाई जाए। भूपेंद्र पटेल ने इस दौरान राजकोट के गेम जोन में लगी आग का भी जिक्र किया, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। शिंदे गुट की शिवसेना ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मुंबई टीचर सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही वो अपनी सहयोगी बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट को तैयार है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने यहां से शिवाजी शेंडगे को प्रत्याशी बनाया और 26 जून को चुनाव कराए जाएंगे। ये तो थी सुर्खियां बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बाद से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने नारा 400 पार का दिया था, लेकिन सीटें बहुमत से भी कम रह गई। ऐसे में हार के बाद एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है। गठबंधन में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए में भगदड़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र और यूपी से बीजेपी को उम्मीद थी कि एनडीए स्वीप करेगा, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में इंडिया 5 सीट से बढ़कर 30 हो गया, तो बिहार में 1 से बढ़कर 10 तक पहुंच गया। अब हार को लेकर एनडीए के सहयोगी बीजेपी और पीएम मोदी को जिम्मेदार मान रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू ने पीएम मोदी के 400 पार के नारे को हार के लिए बड़ा कारण बताया। तो इस बीच अचानक नीतीश की चुप्पी की खबर भी सामने आने लगी है। आरजेडी ने तो साफ कह दिया है कि अगर नीतीश चुप है तो फिर वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नीतीश कुमार की मोदी से दूरी भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। दरअसल मोदी कैबिनेट के गठन के बाद से नीतीश नाराज हैं। वो केंद्र में मिले 2 मंत्री पद और जेडीयू मंत्रियों के मनचाहे मंत्री नहीं मिलने के चलते नाराज हैं और संकेत मिल रहे हैं कि वो जल्द ही पाला बदल सकते हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एमएनएस ने गठबंधन तोड़ने की बात कह दी है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही है। तो अजीत पवार की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो एनडीए छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम
नाम सामने आने के बाद से अजित पवार की एनसीपी की पाला बदलने की खबरें सामने आने लगी है। इसके अलावा और भी कई पार्टियां एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के अंदर भी हलचल मची हुई है। टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद उनके साथ आने को तैयार हैं। तो यूपी में 4 से 5 बीजेपी सांसदों के सपा के संपर्क में होने की बात भी सामने आई है। यानी कि साफ है कि अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो बीजेपी के साथ इंडिया बड़ा खेल कर देगा। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद एनडीए में तकरार की लगातार खबरें सामने आ रही है। तो वहीं इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी के जल्दी मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही है। ये मुलाकात गोरखपुर में होने वाली है। इस मुलाकात को दिल्ली में बड़े बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। संघ के बीजेपी से नाराज होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी से खासकर पीएम मोदी के खिलाफ आलोचनात्मक बयान दिए और अब उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में काफी चर्चा तेज हो रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढ रहा है और ऐसे में योगी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। दरअसल आरएसएस के वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भागवत गोरखपुर पहुंच रहे और इस दौरान योगी भी गोरखपुर में होंगे। दोनों हस्तियों की मुलाकात होना तय माना जा रहा है। सिर्फ मुलाकात का समय तय होना है और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। वो भी तब जब इस बार के चुनाव में यूपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। एनडीए के सहयोगी दल इस हार का ठीकरा पीएम मोदी के सिर पर फोड़ रहे हैं, तो अब संघ का भी रवैया पीएम को लेकर सख्त होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि संघ पीएम मोदी के विकल्प की तलाश में जुट गया है, जिसमें योगी प्रमुख दावेदार दिखाई दे रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में भागवत यूपी के सीएम पद से हटाकर देश का पीएम बनाने को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के अंदर टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। अब कुर्सी किसकी जाती है, इस पर निगाहें बनी हुई है। तो वहीं एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी एनडीए के पास 4 से 6 महीने भी टिकने वाली नहीं है। इंडिया सरकार बनाएगा। तो क्या कहा पवार ने, जाने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासत उफान पर है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं और इस बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में मुझे सरकार बदलने में 5 से 6 महीने लगेंगे। उनके इस दावे ने विरोधी दलों की हवा टाइट कर दी है। पवार ने किसानों के मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। कई मुद्दे हैं जिनका समाधान एक दिन में नहीं होगा। शरद पवार एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी हमलावर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की छवि पर तंज कसते हुए पवार ने कहा कि इस बार का चुनाव बहुत अलग था। इस चुनाव में शुरुआत में एक छवि बनी थी कि मोदी है तो मुमकिन है। कहा गया कि मोदी की गारंटी है, लेकिन आखिरकार क्या हुआ। पीएम के चुनावी भाषणों की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि चुनाव प्रचार में कुछ नियमों का पालन करना होता है, सभ्यता को कायम रखना चाहिए। चुनाव के दौरान कहीं भी जाति और धर्म से जुड़े मसलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने जनसंवाद शुरू कर दिया। जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के साथ ही वो बीजेपी पर तीखे हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लगातार बयानों ने विरोधी दलों की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी लगातार दबाव में दिखाई दे रही है और इस बीच नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया, जिसमें पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या फैसला सुनाया कोर्ट ने, जाने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में नीट घोटाला का सामना गरमाया हुआ है। देश भर में नीट घोटाले का मामला गरमाया हुआ है। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। ऐसे में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को दोबारा करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन केवल ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थी ही ये परीक्षा दोबारा देंगे। 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून तक नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा छात्रों को दिए गए ग्रेस नंबर भी रद्द किए जाएंगे। लेकिन इस फैसले से भी मोदी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। इसे लेकर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थान तो पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है। तो वहीं गुरुवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नीट परीक्षा की जांच की मांग के प्रति भाजपा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। हम इस पूरे घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। इससे करीब 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। नीट घोटाले पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोह में भाग लेने
करने और विदेशी यात्राओं पर जाने में व्यस्त है। इंडिया गठबंधन इन छात्रों के मुद्दे को उठाएगा क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी ने भी छात्रों की आवाज संसद में उठाने की बात कही थी। गोगोई ने 4 जून को नीट के नतीजे आने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के शोरगुल के बीच वो इस रिजल्ट की धांधली को छुपाना चाहते थे। गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में गहन जांच की मांग की है। अब उन छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। सवाल परीक्षा लेने वाली एजेंसी नीट के साथ ही मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। आखिर सरकार के पास इसे लेकर क्या प्लान है? तो दूसरी तरफ यूपी की बीजेपी सरकार का जो प्लान सामने आया है उससे अलग हंगामा मच गया है। दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस में अग्निवीर की तर्ज पर सिपाहियों की भर्ती होगी। तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सेना में पहले ही अग्निवीर योजना लागू करने के चलते युवाओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यूपी पुलिस में भी इस तरह की योजना को लागू करने की खबरें शुरू हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। वायरल लेटर में आउटसोर्सिंग के जरिए यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर राय मांगी गई है। पत्र सामने आने के बाद से हंगामा हो गया। ये लेटर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि यूपी पुलिस के कुछ पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। जैसे ही ये पत्र सामने आया विवाद शुरू हो गया। इस भर्ती को अग्निवीर से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर सवाल उठाने लगे। अग्निवीर को पेंशन समेत अन्य कई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, क्या वैसे ही यूपी पुलिस में भी किया जाएगा? इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। इस मामले पर विपक्ष ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए युवाओं के मुद्दे उठाए और जैसे ही पत्र पर विवाद शुरू हुआ वैसे प्रशासन भी बैकफुट पर आता हुआ नजर आया। मामले में सफाई देते हुए यूपी पुलिस ने कहा कि ये पत्र गलती से जारी हो गया था, इसे निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनावी सभाओं के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के बाद अब यूपी पुलिस में भी नौकरी 3 साल के लिए होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी ये भविष्यवाणी सच हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष ने घेरा तो सरकार की तरफ से सफाई आ गई। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से कहा गया कि गलती हो गई। अब ये गलती हुई है या सरकार का कोई प्लान है जो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अब सवालों में दिल्ली सरकार भी दिख रही है। दरअसल दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच आपके नेता आतिशी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों में इस बार बीजेपी को हर तरफ से करारी शिकस्त मिली है। अकेले यूपी की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 33 पर आकर सिमट गया। और अब कहा तो ये जा रहा है कि अगर मायावती भी इंडिया गठबंधन में होती तो इस बार बीजेपी का केंद्र में सरकार बनाना नामुमकिन हो जाता। दरअसल मायावती ने इस बार अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। भले ही चुनाव नतीजों में बसपा को एक भी सीट हासिल न हुई हो, लेकिन पहली बार बसपा का वोट शेयर सिंगल डिजिट में आने पर मायावती को चिंता होना तो जायज है। उन्हें अब बसपा के राजनीतिक भविष्य की भी चिंता सता रही होगी, इसलिए उनके पास इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ही विकल्प बचा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। तिवारी ने यहां तक कह दिया कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन की सारी 80 सीटों पर जीत होती। वैसे देखा जाए तो इस बार केंद्र में बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए सरकार बनी है और वैसे भी बीजेपी ने टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसदों से समर्थन लेकर जैसे तैसे सरकार बनाई है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार अब गई तब गई की स्थिति में है, तो वहीं माना जा रहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खेला होने के आसार है, लेकिन उससे पहले ही इसका ट्रेलर यूपी के सीटों पर होने वाला है। उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। दिल्ली में जल संकट का हल कैसे होगा, इसे लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही। तो दूसरी तरफ बीएसपी चीफ मायावती भी चिंता में, क्योंकि उनकी पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में अब बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत भी मिलने लगे। तो क्या है पूरी खबर देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल से आतिशी की भीषण गर्मी के बीच बिजली और पानी की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम केजरीवाल ने उन्हें समस्या से निपटने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाने के निर्देश दिए। आतिशी ने कहा कि जेल में रहते हुए भी केजरीवाल केवल दिल्ली के लोगों और उनके समस्या के बारे में सोच रहे हैं। जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पानी के बारे में पूछा। केजरीवाल ने टीवी पर देखा कि
कि पानी की कमी चल रही है और दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों को ग्राउंड पर जाने और लोगों को पानी की परेशानी को हल करने के निर्देश भी दिए हैं। आतिश ने बताया कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में आग लगने की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली चली गई थी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुरंत सभी अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान ढूंढें ताकि दोबारा ऐसी समस्या ना आ जाए। बता दें कि बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी तिहाड़ में उनसे मुलाकात की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज हिंदी। नमस्कार।